Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for IIT JAM and CSIR NET. Recall in the last few lectures, we have learned about the generators of the cyclic group and studied the Euler phi function or Euler torsion function, right? Now let us extend the notion of Euler's phi function and learned about important theorems like Euler's and Fermat theorem, right? So let us start the class. So theorem is basically यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो यूलर्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों। यूलर्स थ्योरम कहती है कि लेट ए कॉमा एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एनी इंटीजर्स, ये कोई भी इंटीजर से, राइट, ये कोई भी इंटीजर से, सच दैट, कंडीशन क्या इम्पोज करिए बच्चों, कंडीशन ये इम्पोज करिए कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन जो है वो 1 है। ठीक है, देन मुझे पता है कि थ्योरम स्टेट कर रही है कि a पावर फाइव n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod n। देखो कोई भी वैल्यू कॉन्ग्रेंट टू से a इज कॉन्ग्रेंट टू, अगर मैं बोलता हूँ a इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod b, ठीक है ना, सो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि b डिवाइड्स a माइनस वन, राइट, इस तरीके से, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑयलर्स थ्योरम क्या स्टेट कर रही है बच्चों कि अगर a कॉमा n अगर n इज ग्रेटर देन 1, वो कोई भी इंटीजर से, देन सच दैट कि जीसीडी a कॉमा n का 1 है, मतलब a और n को प्राइम नंबर से, देन a पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, राइट। अच्छा, अब इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज मैं कमेंट करना चाहूंगा कि अगर क्या बोलते हैं के, अगर जनरेटर है जेड एन का, देखो जेड एन ग्रुप क्या है, द मॉड्यूलो एन ग्रुप, ठीक है ना। सो अगर के विल बी ए जनरेटर ऑफ जेड एन इफ एंड ओनली इफ के एंड एन आर को प्राइम, वो तभी पॉसिबल है जब के और एन को प्राइम होंगे। सो बेसिकली जनरेटर्स कौन से एलिमेंट्स होंगे जेड एन के, जो यूएन ग्रुप के एलिमेंट्स है, राइट, जो यूएन ग्रुप के एलिमेंट्स है वही जेड एन होंगे, एलिमेंट्स ऑफ जेड एन होंगे, जनरेटर्स होंगे जेड एन के जो एलिमेंट्स ऑफ यूएन है, राइट। तो आप समझ में आया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो देखो इसका प्रूफ, प्रूफ क्या स्टेट करता है बच्चों कि लेट, लेट कर लो कि यूएन उसके जनरेटर से, राइट, सच दैट x बिलोंग्स टू x इज एन इंटीजर, मतलब यूएन में वो सारे x है सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x कॉमा n इज 1, राइट, एंड वेयर x लाइज बिटवीन 1 to n, राइट। ये है यूएन का सेट, ठीक है। तो मुझे पता है कि यूएन जो है वो क्या है बच्चों, एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, राइट, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, राइट। देन मुझे अच्छे से पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑयलर्स फाइव फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूलर्स फाइव फंक्शन, जो अपन ने फाइव फंक्शन पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर, उसकी डेफिनेशन से मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ यू एन वो सारे जन ऑर्डर, ठीक है। अब अच्छे से मुझे एक और थ्योरम पता है कि जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ जनरेटर्स होता है। तो इस वजह से मुझे पता है कि ऑर्डर जो है फाइव, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज फाइव एन। देखो लास्ट जो थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, ये थ्योरम थी कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज फाइव एन, राइट। ये थ्योरम अपन ने स्टडी करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, सो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ Euler's फाइव फंक्शन दिस इज फाइव एन, राइट। अब अगर ये n है, ठीक है, अगर ये फाइव एन है, ठीक है, और इफ n इक्वल टू वन, अगर n वन के बराबर है, देन फाइव एन इज इक्वल टू फाइव वन, ठीक है, इज इक्वल टू वन, ठीक है, और a पावर फाइव एन, a पावर फाइव एन इज इक्वल टू a पावर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड n। देखो a तो कॉन्ग्रुएंट होगा वन मोड n के, राइट।
क्योंकि मुझे पता है कि 1 जो है वो a माइनस 1 को डिवाइड करेगा, राइट। ठीक है, अब सपोज कर लो, ये तो हो गया n इक्वल टू 1 के लिए, पर अगर मैं सपोज n को ग्रेटर देन 1 ले लूँ, ठीक है ना, n को ग्रेटर देन 1 ले लूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम से a को लिखा जा सकता है n क्यू प्लस r की फॉर्म में, ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स क्यू एंड आर के लिए, जहाँ पे r की वैल्यू लाई करती है 0 से लेके n के बीच, राइट। तो अगर r जो है वो 0 हो जाए, देन तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एन क्यू, मतलब n डिवाइड्स, ठीक है, n डिवाइड्स a, राइट। दिस इम्प्लाइज a कॉमा n, जीसीडी ऑफ a कॉमा n इज इक्वल टू n विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। पर अपने को तो थ्योरम से अच्छे से पता है कि जो जीसीडी है a कॉमा n का वो तो 1 है, राइट। तो बेसिकली ये क्या आ गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो r की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n के बीच में लाई कर रही है, मतलब वो 0 तो नहीं है। तो r कॉमा n का जीसीडी d के बराबर है, इसका मतलब d जो है वो r को डिवाइड कर रहा है और d जो है वो n को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब d डिवाइड्स एन क्यू a माइनस एन क्यू, राइट, और d डिवाइड्स एन क्यू, राइट। तो दिस इम्प्लाइज कि d जो है वो a को डिवाइड कर रहा है और d जो है वो n को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब d डिवाइड कर रहा है a कॉमा n के जीसीडी को, जो कि 1 है। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 1, d मतलब जीसीडी अल्टीमेटली, ठीक है। तो अगर जीसीडी 1 है तो अपने को पता है कि r कॉमा n तो d के बराबर था, मतलब r कॉमा n का जीसीडी 1 है, सच दैट r लाइज बिटवीन 1 टू n, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि r जो है वो un का आदमी है। अगर r un का आदमी है और मुझे अच्छे से पता है कि जो a बराबर n क्यू प्लस r है, इसका मतलब क्या है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोड n, ठीक है ना। और r मेरा क्या था, r मेरा क्या था, बेसिकली r 1 था, मेरा d 1 था, और r मेरा 0 नहीं था ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मुझे अच्छे से पता है कि लैग्रांज थ्योरम से, और लैग्रांज थ्योरम क्या स्टेट करती है बच्चों, कि ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। सो मुझे लैग्रांज थ्योरम से क्या होगा, r is identity of un which is 1, because मुझे अच्छे से पता है कि a पावर ऑर्डर ऑफ g इज e, ठीक है। जहाँ पे ये जो स्टार ऑपरेशन है, ये कंपोजिशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n का, ठीक है। और जो फाइव n है वो बेसिकली ऑर्डर है ग्रुप un का, फाइव n इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप un, राइट, un का ऑर्डर है, राइट। तो इससे क्या हुआ बच्चों, r पावर 5n, r पावर 5n कितना हो गया, माइनस एन क्यू 1 इज 1 फॉर सम इंटीजर q1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों कि r पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ठीक है। r पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। इसका मतलब ये हो गया कि a पावर 5n, देखो अपन r को a से रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो a पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, सो देयरफॉर a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोड n, ठीक है। दिस implies a पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू r पावर 5n, और r अपना क्या है, 1 है बेसिकली, तो 1 मोड n, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने ऑयलर्स थ्योरम को प्रूफ करा। देखो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है बेसिकली कि आपको जो थ्योरम है वो अच्छे से आनी चाहिए कि अगर a और n का जीसीडी 1 है, such that a and n कोई भी इंटीजर से n इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, तो a रेज टू 5n जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड n के। इसका मतलब n डिवाइड करेगा a पावर 5n माइनस 1 को, और वही मैंने यहाँ पे थ्योरम के अंदर शो करा है कि जो n है वो बेसिकली डिवाइड कर रहा है n, देखो n यहाँ पे डिवाइड कर रहा है किसको, d डिवाइड्स n, and d डिवाइड्स n क्यू, d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स n,
therefore d divides a comma n, तो d equal to 1 such that r is lies between 1 to n, राइट। तो r un का आदमी है, ठीक है। तो मुझे थ्योरम से अच्छे से पता है कि r पावर फाइव n इज माइनस n क्यू 1 इज इक्वल टू 1। सो अगर r फाइव n के बराबर है तो a पावर फाइव n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। मैंने ये चीज शो कर दी डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट थ्योरम अपन करेंगे फर्माट थ्योरम, राइट। देखो फर्माट थ्योरम भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन रखती है नंबर थ्योरी के अंदर, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। पर उसको समझने के लिए अपने को ऑयलर्स थ्योरम करना जरूरी था। तो फर्माट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्माट थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर के लिए ए एंड प्राइम पी, ठीक है ना, मतलब ए तो इंटीजर है और पी जो है वो प्राइम नंबर है। तो मुझे पता है कि ए पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, ठीक है ना। अपने को ये चीज शो करनी है, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ ही है ना, जो स्टार्ट होता है ना वो ऑयलर्स थ्योरम से स्टार्ट होता है। इसका प्रूफ देखो, ऑयलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने को पता है कि अगर मैं लेट करके चलूं कि ए और एन का जीसीडी 1 है, ठीक है, देन बाय ऑयलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, तो काफी लोग इसको ऑयलर्स बोलते हैं, काफी लोग इसको यूलर्स बोलते हैं। सो डोंट गो विद द प्रोनाउंसिएशन, जस्ट स्टिक टू द स्टेटमेंट, राइट। तो ए पावर फाइव पी, बेसिकली एन की जगह पी, ए पावर फाइव पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, राइट, जहाँ पे p प्राइम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि a पावर p माइनस वन, फाइव पी जो है वो p होगा। कैसे p होगा, क्योंकि अपन ने अच्छे से पढ़ा है अगर p प्राइम है तो फाइव पी इक्वल टू p होता है, राइट, मतलब प्राइम नंबर इटसेल्फ आता है। तो a पावर, सॉरी, ए पावर p माइनस वन, सॉरी आई मिस्टेकन, कि फाइव पी जो आता है वो p माइनस वन आता है। क्यों, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि फाइव पी अगर प्राइम के केस में वो p माइनस वन होता है, तो मैंने यहाँ p माइनस वन रिप्लेस कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, a पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। तो यहाँ तो मैंने थ्योरम को जो है वो प्रूफ कर दिया। पर अब देखो, अगर मैं जीसीडी को, जीसीडी ऑफ a कॉमा p, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे p था, राइट। तो a कॉमा p को अगर मैं एन p लेके चलूं, देन मुझे एक चीज पता है, अगर जीसीडी p है तो p a को भी डिवाइड करेगा, और p, दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स a पावर p, राइट, इस तरीके से। तो p डिवाइड्स a पावर p माइनस a, इस तरीके से डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज a पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये p है, ठीक है ना, a पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, ठीक है। सो अब क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट चीज, अपन ने यहाँ पे a पावर p का जीसीडी वन और p क्यों लिया, बिकॉज अपने को अच्छे से पता है कि वन और p ही p के ओनली डिवाइजर्स होंगे, जिससे वो डिवाइड होगा तो उनका जीसीडी वन और p ही आ सकता है बेसिकली। तो ठीक है, अपन ने इस तरह से इसको प्रूफ कर दिया, राइट। अब अपन करेंगे प्रॉब्लम। देखो जो अपन ने अभी समझा, जो चीज रिकॉल करी, जो चीज यूज करी, उससे बेस्ड एक प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चों, कि प्रूव दैट थ्री, फाइव and 7 are the only three consecutive odd integers, are the only three consecutive odd integers, बेसिकली ये तीन odd integers है, ठीक है, डेट आर प्राइम, जो कि प्राइम है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, सपोज p, ठीक है, मैंने लेट कर लिया। देखो अपने को क्या शो करना है, थ्योरम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं प्रॉब्लम की, कि प्रूव दैट थ्री, फाइव एंड सेवन आर द ओनली थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, थ्री, फाइव और सेवन आर द ओनली थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, मतलब ये तीन ही कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स होंगे डेटा प्राइम, मतलब इसके अलावा कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स नहीं है जो कि प्राइम है, ठीक है। तो सपोज कर लो कि p एंड p प्लस टू, ठीक है, आर कंसेक्यूटिव प्राइम्स, ये कंसेक्यूटिव प्राइम्स है, राइट, ये कंसेक्यूटिव प्राइम है। तो p ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, p ग्रेटर देन थ्री लिया, तो we show that 12 divides their sum, 12 डिवाइड्स देयर, अगर p ग्रेटर देन थ्री लिया तो p ग्रेटर देन थ्री पे प्राइम कौन सा है बच्चों, एक तो फाइव है और नेक्स्ट सेवन है। तो सेवन और फाइव का सम क्या है, 12। तो अपने को ये शो करना है कि
12 डिवाइड्स देयर सम, ठीक है। तो अब p ग्रेटर देन 3, p ग्रेटर देन 3 इम्प्लाइज जीसीडी ऑफ p कॉमा 3, p कॉमा 3 का जीसीडी हमेशा 1 होगा क्योंकि प्राइम और एनी नंबर का जीसीडी विद द प्राइम इज ऑलवेज 1। तो p स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, राइट। ये मुझे पता है बाय फर्मेट थ्योरम, है ना, फर्मेट थ्योरम से मुझे ये पता है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर माइनस वन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर माइनस वन है, इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स पी माइनस वन, फैक्टर कर दो और पी प्लस वन, राइट। अब देखो, अगर मैं लेके चलता कि 3 डिवाइड्स पी माइनस वन, देन मुझे अच्छे से पता है कि p माइनस वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। 3 के, दिस implies p इक्वल टू 3k प्लस वन, दिस implies p प्लस टू इक्वल टू 3k प्लस थ्री विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। बट मुझे क्या पता है कि p प्लस टू इज अ प्राइम, p प्लस टू इज अ प्राइम ग्रेटर देन 3। तो अगर p प्लस टू अगर प्राइम है ग्रेटर देन 3 का, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पॉसिबल कि p कैन बी एक्सप्रेस एज 3k प्लस वन। तो देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, राइट। तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स p प्लस वन, अगर p माइनस वन होता तो वो नहीं होता, तो p प्लस वन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब क्योंकि p ऑड है, तो अगर p ऑड नंबर है, राइट, ठीक है ना, 3 और 7 तो ऑड है, राइट। तो p अगर ऑड नंबर है तो p प्लस वन इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ टू, तो p प्लस वन तो टू का मल्टीपल है। तो देयरफॉर p प्लस वन इज अ, अगर वो टू और थ्री दोनों का मल्टीपल है तो देयरफॉर p प्लस वन इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स, ठीक है। तो अगर सिक्स का मल्टीपल है तो देखो p प्लस टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टू पी प्लस टू, दिस इम्प्लाइज टू इंटू पी प्लस वन। तो टू इंटू पी प्लस वन मल्टीपल ऑफ 12 आ गया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कि 12 डिवाइड्स पी प्लस टू, 12 जो है वो p और p प्लस टू को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब अगर सपोज करो कि जो इंटीजर्स थे कंजुगेटिव वो कैसे थे, p प्लस टू p प्लस फोर, इस टाइप के अगर कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स है जैसे p इज ग्रेटर देन 3, तो मुझे पता है कि अबाउ स्टेटमेंट से, बाय अबाउ स्टेटमेंट 12 डिवाइड्स 2p प्लस टू, है ना। तो इसका मतलब 12 डिवाइड्स p प्लस टू प्लस p प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू 2p प्लस सिक्स, ठीक है। सो 12 डिवाइड्स 2p प्लस सिक्स माइनस 2p प्लस टू, ठीक है, इस तरीके से, विच इज इक्वल टू फोर, विच इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब 3 5 और 7 आर द ओनली कंजुगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं 3 5 7 के अलावा कोई भी कोशिश करता हूँ कंजुगेटिव प्राइम इंटीजर्स लेने की, तो ऑफकोर्स वो एक कॉन्ट्राडिक्शन देते हैं कि वो 12 से डिवाइड नहीं करते। और मुझे क्यों 12 से डिवाइड करवाना है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जो सम है बेसिकली वो 12 के बराबर है किसी भी दो कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स का, राइट। तो मुझे उस तरीके से उसको कराना है, राइट। तो इस वजह से जो है वो जो है ओनली थ्री थ्री फाइव सेवन आर द ओनली कंजुगेटिव इंटीजर्स, राइट, इस तरीके से। नाउ वी विल मूव टू अनदर प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि शो दैट इफ g इज अ ग्रुप, सॉरी, इफ g इज अ ग्रुप, अगर g एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 10, 10 ऑर्डर का मतलब उसके अंदर 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, देन इट मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। मतलब सब ग्रुप तो होंगे बहुत सारे, पर एक सब ग्रुप ऐसा होगा जो कि ऑर्डर ऑर्डर 5 का होगा, ठीक है ना, मतलब हाफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ जी, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो मुझे अच्छे से पता है कि लग्रांज थ्योरम से सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच अ सब ग्रुप एग्जिस्ट, है ना।
such a subgroup exists by Lagrange theorem, right? So अपन सबसे पहले क्या क्लेम करेंगे? वी फर्स्ट क्लेम, देखो अपन सबसे पहले ये क्लेम करके चलेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द जी कैन नॉट बी ऑफ द ऑर्डर टू, मतलब सारे एलिमेंट्स ऑर्डर टू के नहीं है, ठीक है ना। फिर अपन ये शो करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑर्डर 5 के हैं, ठीक है ना। तो अपन लेके चलेंगे कि सपोज सारे एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के हैं, फिर अपन उसको कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे, तो अपने को ध्यान पड़ेगा कि सारे एलिमेंट्स तो ऑर्डर 2 के नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो फिर अपन लेके चलेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द थ्योरम, लाइक अपन को अच्छे से पता है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपन आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो देखो बाय फर्स्ट क्लेम, अपन फर्स्ट क्लेम क्या कर रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है, जी के सारे एलिमेंट्स कैनॉट बी ऑफ ऑर्डर टू, कैनॉट बी ऑफ ऑर्डर टू के नहीं है। तो ठीक है, सपोज करो कि इट इज हैपन्स, इट इज ट्रू, सपोज इट इज सो, सपोज है, तो लेट कर लो बच्चों, लेट क्या कर लो कि अगर ए बी बिलोंग टू जी बी टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। तो नाउ अब अपन क्या करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, अगर H एक साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया, ठीक है ना, और K एक अनदर साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया जो कि A और B से रेस्पेक्टिवली जनरेट हो रहा है, ठीक है। वी द साइक्लिक ग्रुप्स, ये साइक्लिक ग्रुप्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं बाय A एंड B, ठीक है, A और B से जनरेट हो रहा है। देन मुझे अच्छे से पता है कि ऑर्डर ऑफ H जो मैंने लेके चला कि सपोज इट हैपेंस टू बी द ऑर्डर 2, तो ऑर्डर ऑफ H इज 2, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ K इज 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने एक चीज प्रूफ करी है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, अच्छा देखो मेरा ऑर्डर 2 लेने के पीछे का मकसद ही ये था कि मुझे कोई ना कोई रिजल्ट लगाना था वहां पे, जिससे कि वो ऑर्डर 2 की प्रॉपर्टी काम आ सके। तो क्योंकि मुझे पता है कि ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, जी के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के, तो अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स है तो वो हमेशा अबेलियन होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन ने शो करी थी। तो अगर ये अबेलियन होगा तो मुझे पता है कि एच के और के एच ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, दिस इम्प्लाइज एच के इज अ सब ग्रुप, ठीक है, एच के सब ग्रुप होगा जी का। तो अब मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ एच के, मुझे एक ऐसा सब ग्रुप बना बताना है जिसका ऑर्डर 5 हो, तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, राइट, विच इज 2 इंटू 2 अपॉन 1 विच इज 4, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे किसी के मन में सवाल उठेगा कि सर ये ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है वो 1 कैसे आया, तो देखो एच इंटरसेक्शन के जो है वो खाली आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, राइट। तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ एच के जो है वो 1 आया, राइट। नाउ अपने को अच्छे से पता है कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ लैग्रांज थ्योरम, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम से ऑर्डर ऑफ एच के जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, राइट। दैट इज जो 4 है वो 10 को डिवाइड करेगा। अब क्या 4 10 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू तो है ही नहीं, ठीक है। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब अपन ने ये शो कर दिया ना कि जो अपन अज्यूम करके चले थे वो अपना रॉन्ग था, कि मतलब सारे एलिमेंट्स तो ऑर्डर 2 के नहीं है, राइट। अगेन अब देखो फिर से, तो सारे एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के नहीं है तो कुछ और भी ऑर्डर के एलिमेंट्स प्रेजेंट है सब ग्रुप के अंदर। नाउ सिंस जी इज फाइनाइट, अगर जी फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, राइट। दिस implies there exists at least one element, at least one element तो present है ही है a belonging to g, such that order of a इज इक्वल टू 5 और 10, ठीक है ना। तो अब देखो प्रॉब्लम, तो अब देखो अगर अपन लेट करके चले कि ऑर्डर ऑफ ए तो 5 है, ठीक है, अगर ऑर्डर ए 5 है तो मुझे अच्छे से पता है कि ऑर्डर ऑफ, मतलब सॉरी एच जो है वो होगा जनरेटेड बाय ए, इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, है ना।
अगर ऑर्डर ऑफ ए 5 है तो वो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 होगा, राइट। और अगर ऑर्डर ऑफ ए मतलब ए का एलिमेंट अगर ऑर्डर 10 है तो देन एच बराबर जनरेटेड बाई ए स्क्वायर, राइट, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है। सो कोई भी केस में, इन एनी केस आर रिजल्ट इज प्रूफ, कि भाई अपने को रिजल्ट क्या शो करना है, थ्योरम की प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ो। शो दैट इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 देन इट मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। तो देखो सब ग्रुप को ऑर्डर 5 लाने के लिए अपन ने क्या क्या चीजें प्रूफ मतलब यूज में ली, लैग्रांज थ्योरम यूज में ली, फिर अपन ने क्लेम करा कि ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर मान लो, फिर अपन ने ये शो कर दिया कि बाय द मेथड ऑफ assumption रॉन्ग, बेसिकली बाय द मेथड ऑफ काउंटर पॉजिटिव वी हैव शोड दैट इट इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऑर्डर 2 के हर एक एलिमेंट नहीं, मतलब कोई ना कोई और ऑर्डर की भी एलिमेंट प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? बिकॉज वी हैव लेट द साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर ए generated by A such that order of H is 2 and order of K is 2, then we have showed that if all the elements are G of a group of order 2 then it must be abelian। तो H के बराबर KH and HK is a subgroup। if order of HK निकाला तो वो 4 आया। अब मुझे अच्छे से पता है कि लैग्रांज थ्योरम से ऑर्डर ऑफ HK डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप दैट इज 4 डिवाइड्स 10, पर ऐसा तो नहीं है, तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। तो बेसिकली ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका ऑर्डर 2 हो बेसिकली, तो मतलब ऐसे दूसरे फाइनाइट सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसका ऑर्डर 5 या 10 हो। तो अगर 5 और 10 है तो उससे जनरेट होने वाले सब साइक्लिक सब ग्रुप कौन कौन से होंगे? जनरेटेड बाई ए एंड जनरेटेड बाई ए स्क्वायर। तो दोनों ही केस में जो है अपना ऑर्डर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, राइट। तो इस वजह से वी कैन से दैट आवर assumption इज करेक्ट एंड वी हैव शोड द रिजल्ट, राइट। सो ये था प्रॉब्लम, राइट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप। अगर जी एक ग्रुप है सच डेट, क्या कंडीशन है बच्चों? सच डेट intersection of all the subgroups, intersection of all its subgroups, सारे सबग्रुप का इंटरसेक्शन विच आर डिफरेंट फ्रॉम ई, जो कि ई से डिफरेंट है, मतलब सारे के सारे नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द ग्रुप इटसेल्फ इज अ सबग्रुप। तो जी एक ग्रुप है तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबग्रुप्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ई अगेन फॉर्म्स अ सबग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम ई, डिफरेंट फ्रॉम ई। ठीक है। एंड प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर। अपने को ये भी शो करना है कि हर एक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर जी, ठीक है, ऑफ ग्रुप जी, सॉरी, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी हैज अ फाइनाइट ऑर्डर, उसके पास फाइनाइट ऑर्डर प्रेजेंट है, राइट। तो देखो इसका सोल्यूशन, देखो अगेन वी हैव टू शो टू थिंग्स, intersection of the subgroup other than E is again a subgroup other than E, right, and also the group has a finite order of every element, right। so देखो, let करके चलो कि A belong to G be any element, ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट है, देन मुझे पता है कि अगर A E के बराबर है तो ऑर्डर ऑफ A कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो अगर अगर A E के बराबर नहीं है तो एंड सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट फाइनाइट, फिर अपन वही assumption को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, राइट। सो देखो, कंसीडर द साइक्लिक सब ग्रुप्स। देखो ये पूरा चैप्टर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना अभी टॉपिक्स, वो मेन से डील कर रहे हैं विद द साइक्लिक सब ग्रुप कंसेप्ट, ठीक है ना। तो वी मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द साइक्लिक ग्रुप एंड साइक्लिक सब ग्रुप। तो लेट इट बी, कंसीडर द साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, कौन कौन से? द ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए स्क्वायर, जनरेटेड बाय ए क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो अब मुझे पता है कि सिंस ए पावर आई का जनरेटर है ना वो ई के बराबर नहीं है, राइट, वो ई के बराबर नहीं है, क्योंकि मुझे क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट फाइनाइट। अगर ऑर्डर फाइनाइट होता तो वो ई के बराबर हो जाता, पर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट नहीं है। तो अब इन सारे सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन जब लेंगे, राइट, तो क्या आएगा? ए क्यूब intersection and so on which is not equal to e, different from e, है ना।
अपने को पता है गिवन कंडीशन से। अब मुझे अच्छे से पता है कि अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है बच्चों, उसका प्रूफ नहीं देखा है पर थ्योरम ऑफ कोर्स स्टडी करिए, और वो थ्योरम ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ साइक्लिक सबग्रुप इज अगेन अ सबग्रुप, ठीक है ना। तो इसलिए अगेन अ साइक्लिक सबग्रुप, तो इसीलिए मुझे पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ आई फ्रॉम ए आई ऑल द सबग्रुप्स इज पावर ए एम, ठीक है, अगेन अ सबग्रुप फॉर सम इंटीजर एम, ठीक है। देन मुझे पता है, अब मुझे इसको फाइनाइट ऑर्डर प्रूफ करना है, राइट। तो ए पावर एम इज अ सबसेट ऑफ ए पावर आई, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो ऑफ कोर्स उसमें तो कंटेन होगा ही होगा फॉर ऑल आई, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ कि ए पावर एम का साइक्लिक सब ग्रुप जो है वो कंप्लीट सबसेट होगा ए पावर टू एम का, ठीक है। बट मुझे तो एक चीज पता है कि ए पावर टू एम जो है उससे जो साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट हो रहा है वो सबसेट होगा ए पावर एम का। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट, ठीक है। जब दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट है तो बेसिकली क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ टू एम आर मल्टीपल्स ऑफ एम, है ना, तो देयर फॉर इट इज अ सबसेट। तो दिस इम्प्लाइज ए पावर एम का जनरेटर साइक्लिक सब ग्रुप इक्वल हो जाएगा ए पावर टू एम के जनरेटर के, राइट। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे वी कैन इजीली से कि ए पावर एम बिलोंग टू ए पावर एम का साइक्लिक जनरेटर। दिस implies a power m belong to the subgroup generated by a power 2m, right। तो अगर ऐसा है तो देन a power m can be written as the, sorry, a power 2m की पावर k, राइट। सो therefore this implies कि a पावर m, और इधर से इधर लिया उसको तो ठीक है, 2k-1 कैन बी रिटर्न एज e, ठीक है। दिस फॉलोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। पर अपन क्या लेके चल रहे थे बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो देयरफॉर आवर रिजल्ट फॉलोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इज अ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी हैज फाइनाइट ऑर्डर, देयरफॉर द रिजल्ट follows, right। Now the next theorem, just a moment, okay, okay, just a moment, just wait, okay, now we will proceed to the next theorem। okay, next theorem क्या स्टेट कर रही है बच्चों, if G is a finite group, if G is a finite group, if G is a finite group of order n, अगर G एक finite group है order n का, right, and for every divisor D of n, for every divisor D of n, there exists unique subgroup, there exists unique subgroup of order D, order D का यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। देन जी इज साइक्लिक। देखो अपने को क्या स्टेटमेंट गिवन है थ्योरम में, थ्योरम में स्टेटमेंट गिवन है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का, ठीक है, एंड एवरी डिवाइजर, एंड फॉर एवरी डिविजर डी ऑफ एन, मतलब जो हर एक डिवाइजर जो एन का डिवाइजर है, ठीक है, डी, ठीक है, उसमें अगर एवरी डिवाइजर के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, मतलब एक सब ग्रुप यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर डी का, दैट, एंड देन, तो अगर ऐसा है तो देन जी इज साइक्लिक, जी जो है वो साइक्लिक है, राइट। अपने को ये चीज शो करनी है। तो देखो क्योंकि डी जो है वो डिवाइजर है तो लेट कर लो कि डी डिवाइड्स एन, डी जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है। देन मैंने डिफाइन कर दिया एक सब ग्रुप ए डी, ठीक है, जो ए डी का सब ग्रुप डिफाइन करा कि एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज डी, डी के बराबर है, राइट, उसका ऑर्डर। अब सपोज कर लो कि जो ए डी है वो नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अगर नॉन एम्प्टी है
तो देयर एग्जिस्ट x belonging to G such that order of x is D। देखो क्या लिखा है, अगर नॉन एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होगा, such that order of x is D, क्योंकि AD तो वही सब मतलब ग्रुप है ना, ऐसे सेट है, राइट। देन लेट H बराबर x जनरेटेड बाय x इज अ साइक्लिक ग्रुप। देन अगर साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर ही x है तो देन उसका ऑर्डर तो इक्वल टू जनरेटर होता है ना, तो देन दिस इज इक्वल टू H एंड दिस इज इक्वल टू D, right? So this gives 5D जनरेटर्स, मतलब 5D मतलब ऑयलर्स 5 फंक्शन, राइट। अपने को पता है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज 5n, राइट। तो 5 is the generator of H or 5D elements of order D in H, right? If there exists Y belong to G, Y does not belong to H such that order of Y is D। ठीक है, देखो क्या लिखा है, if there exists Y belonging to G and Y does not belong to H, then order of Y is equal to D, then K equal to subgroup of the Y generated by Y, right? Is a subgroup of order D। again ये सबग्रुप होगा ऑर्डर डी का, राइट। इट इज गिवन दैट जी हैज यूनिक सबग्रुप, क्योंकि अपने को तो ये गिवन है ना कि जी के पास क्या होना चाहिए, यूनिक सबग्रुप होना चाहिए ऑफ ऑर्डर डी, ठीक है ना, ऑर्डर डी का। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, के इक्वल टू एच, के तो एच के बराबर है, एंड दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग टू एच, अ कॉन्ट्राडिक्शन। basically y belong to H is a contradiction, thus the number of elements thus the number of elements in G of order D is 5D। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ जनरेटर्स, राइट। सो इससे मुझे क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ एडी जो है मेरा 5D है, इफ एडी इज नॉन एम्प्टी, अगर एडी इज नॉन एम्प्टी, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ एडी मेरा 0 है if AD is non-empty for all D belonging to N, right? तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि G जो है वो कैसा है, यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स सच दैट D डिवाइड्स N का यूनियन AD, राइट। ठीक बात, ओके। तो देन लेट कर लिया कि D1 अप टू DS बी ऑल द डिवाइजर्स ऑफ N, ठीक है। तो सपोज A of D1 is 5, ठीक है, and A of DI is 5, right? So then we can write A of DI plus 1 is 5 and A of DS is 5, right? इस तरीके से। सो यहाँ पे देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया बच्चों, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गया बच्चों कि अगर AD 5 है सच दैट फॉर ऑल D डिवाइड्स N, देन ऑर्डर ऑफ G इज 0, पर ऑर्डर ऑफ G तो 0 नहीं है, तो देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो AD is equal to 5, not equal to 5, AD is not equal to 5 for some D belong to N, D divides N, तो मतलब AD 5 के बराबर तो नहीं है, तो देन ऑर्डर ऑफ AD1 है ना, देयरफॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ AD1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ADI, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, मतलब ऑर्डर जो है वो 0 है, ठीक है। एंड मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ ADI प्लस 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ADI प्लस 1 इज 5 ऑफ DI प्लस 1, मतलब 5 फंक्शन, राइट, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ADS which is equal to 5 of DS, right? then again we can write then again we can write at G equal to union D divides N A of D,
which is equal to order of G, which is equal to summation D divides N order of AD, right? Then this implies N बराबर 5 of di plus 1 plus up to so on 5 d of s, right? इस तरीके से अब मुझे अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम नंबर 20 जो अपन ने ऊपर करी है प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो अपन ने ऊपर लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम करी थी, राइट, उस प्रॉब्लम से मुझे अच्छे से पता है कि देखो जो प्रॉब्लम अपन ने करी थी कि अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट कंपोजिट ऑर्डर हैज एटलीस्ट वन नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम अपन लास्ट लेक्चर में करी थी। और इस प्रॉब्लम से मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, तो मुझे इस प्रॉब्लम से क्या पता है बच्चों, इस प्रॉब्लम से मुझे ये पता है कि n इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n फाइव ऑफ d, ठीक है ना। सो देयरफॉर उसका क्या मतलब हुआ बच्चों, फाइव ऑफ d1 प्लस फाइव ऑफ di प्लस फाइव ऑफ di plus 1 plus and so on 5 of ds, which is equal to what, 5 of di plus 1 plus 5 of di, ठीक है। पर ये तो क्या है, अगर इक्वल टू जीरो है तो कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए डी इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर डी डिवाइड्स एन, ठीक है। और ए डी अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो वी कैन इजीली से दैट इट इज ऑफ द फाइनाइट ऑर्डर एंड जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, राइट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देखो ए एन is not equal to 5, so there exists x belong to a n, this implies there exists x belong to g such that order of x is n, which is equal to order of g, this implies g is a cyclic group, है ना। अपन ने जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर इक्वल कर दिया, मतलब वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। और सिमिलर वे में और भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सकती है, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स एंड द क्लास हियर एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।